हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो आज इस वीडियो में हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या उनका मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन है, क्या उनका फंक्शन है और किस तरीके से ये हार्मोन्स बॉडी में एक्ट करते हैं, है ना। तो देयर आर टू हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड इज वेसोप्रेसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, दैट इज ADH। तो पहले हम ऑक्सीटोसिन को डिस्कस करेंगे एंड सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो अगर हम ऑक्सीटोसिन को देखें तो ऑक्सीटोसिन इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। अब हमने पढ़ा है इसके बारे में ऑलरेडी कि जो हाइपोथैलेमस है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू। जो एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से पोर्टल सिस्टम के माध्यम से कनेक्टेड रहती है, लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इट इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जिनको हम मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्लियस होते हैं, दैट इज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। हालांकि ये दोनों ही न्यूक्लियस दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन विच इज मोर सिंथेसाइज्ड इन द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ओके, तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड एंड देन थ्रू द मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स इट इज रिलीज्ड इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो हार्मोन है इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, है ना। अब ये ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से हो रहा है? बाय द नर्व फाइबर्स ऑफ द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो नर्व फाइबर्स हैं यहाँ पे सिंथेसाइज होता है और इन नर्व फाइबर्स के माध्यम से दिस हार्मोन रीच द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। तो क्योंकि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है इसलिए हम इनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखें इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। अब ये ट्रांसपोर्ट होता है बाय द नर्व फाइबर्स ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। अब ये ट्रांसपोर्टेड टू कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बिकॉज इट इज़ अ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये अपने सिक्रीशन को फिर ब्लड में रिलीज करती है और ब्लड के माध्यम से इट रीच द टारगेट सेल जहाँ पे इसको एक्ट करना रहता है ना। अब अगर हम इसका एक्शन देखें तो इस हार्मोन का एक्शन बेसिकली दो जगह पे है, दैट इज द मेमोरी ग्लैंड्स एंड सेकंड इज द यूट्रस, है ना। तो इस हार्मोन का जो एक्शन है इट इज मोर ऑन द फीमेल्स इन कंपैरिजन टू द मेल्स, ठीक है। अब अगर हम देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं, तो पहला है लेबर, दैट इज डिलीवरी। डिलीवरी की प्रोसेस के दौरान जब चाइल्ड बर्थ होता है तो चाइल्ड बर्थ के पहले जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेबर। तो लेबर में, चाइल्ड बर्थ के दौरान, लैक्टेशन के समय एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी दिस हार्मोन इज रिलीज्ड। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है? तो जैसा कि हमने देखा ये दो जगह पे एक्ट कर रहा है, वन इज मेमोरी ग्लैंड एंड सेकंड इज यूट्रस, है ना। तो पहले हम इसका एक्शन देखते हैं मेमोरी ग्लैंड पे। तो मेमोरी ग्लैंड में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड जिसको हम लैक्टेशन बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक होता है मिल्क का प्रोडक्शन और दूसरा होता है मिल्क का इजेक्शन। तो मिल्क का प्रोडक्शन इज डन बाय द प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड द मिल्क इजेक्शन इज डन फ्रॉम द हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट इज ऑक्सीटोसिन, है ना। तो ये जो रिफ्लेक्स है इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स या फिर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, है ना। न्यूरो एंडोक्राइन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये न्यूरल एक्टिविटी से स्टार्ट होता है और एंडोक्राइन पर ये जाकर ख़त्म होता है, ठीक है। दूसरा इसका जो फंक्शन है इट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ लेबर एंड हेल्प्स इन पार्चुरेशन, है ना। तो ये लेबर की प्रोसेस को एक्टिवेट करने का काम करता है, बढ़ाता है विद द हेल्प ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, और ये बेबी बर्थ में, चाइल्ड बर्थ में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। कैसे कर रहा है ये? इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड हेल्प इन एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, है ना। यूट्रस के अंदर ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं
Ultimately, it results in the childbirth, that is the expulsion of the fetus. Now let us study the regulation of secretion of oxytocin hormone, है ना। तो ये जो हार्मोन है ये दो जगह पे एक्ट करता है, मेमरी ग्लैंड पे और यूट्रस पे। तो पहले हम मेमरी ग्लैंड पे ये किस तरीके से एक्ट करता है इसको स्टडी करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान देयर अकर मेनी चेंजेस इन द मेमरी ग्लैंड। ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मोर एडिपोज टिश्यू, डक्ट सिस्टम और प्रोमिनेंट हो जाता है, एल्वेलाई का फॉर्मेशन होता है, एरियोला का और निपल का पिगमेंटेशन होता है ना। ये जितने भी चेंजेस हैं ये सारे चेंजेस एक तरीके से प्रिपरेशन है फॉर द ब्रेस्ट टू प्रोड्यूस एंड सिक्रीट द मिल्क, है ना। क्यों? इन ऑर्डर टू फीड द हंगरी बेबी, ठीक है। तो बेबी की डिलीवरी के बाद में whenever there is suckling of the lactating breast by the baby, तो यहाँ एरियोला में there is presence of the touch receptors। तो ये touch receptors stimulate होते हैं, impulses they go to the hypothalamus and they stimulate the hypothalamus। अब hypothalamus के paraventricular nucleus mainly and कुछ हद तक supraoptic nucleus they synthesize the oxytocin hormone। This oxytocin hormone reach the posterior pituitary by hypothalamo-hypophyseal tract। अब posterior pituitary में आकर ये हार्मोन अल्टीमेटली ब्लड में रिलीज होता है और ब्लड से आता है ये इन द मेमरी ग्लैंड, और मेमरी ग्लैंड में इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोएपिथेलियल सेल्स, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं These are the myoepithelial cells। इनको जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो there is ejection of the milk, है ना। तो जब ये ejection of the milk होता है तो ये फर्दर स्टिमुलेट करता है टच रिसेप्टर्स को। टच रिसेप्टर्स फिर से हाइपोथैलेमस में इम्पल्सेस को भेजते हैं। अगेन हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इम्पल्सेस आती हैं जो कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती हैं, एंड देयर इज मोर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू द इजेक्शन ऑफ द मिल्क, है ना। तो ये जो रिफ्लेक्स है इसको हम मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स या फिर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स या फिर न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से ऑपरेट होता है। अब दूसरा इसका जो एक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आप देखें इट इज़ ऑन द यूट्रस, है ना। अब जब बेबी मदर की वूम्ब में रहता है, यूट्रस में रहता है, एंड आफ्टर 9 months देयर हैज़ टू बी डिलीवरी। तो लेबर के समय में देयर इज डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, है ना। सर्विक्स जब डायलेट होती हैं तो जब सर्विक्स डायलेट होंगी, है ना, तो इट रिजल्ट इन स्टिमुलेशन ऑफ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं स्टिमुलेट होते हैं। अगेन इम्पल्सेस दे गो टू द हाइपोथैलेमस और ये स्टिमुलेट करते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को कि ये ऑक्सीटोसिन को सिंथेसाइज करें। हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के माध्यम से ये जो हार्मोन है इट रीच द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अल्टीमेटली ये जाता है ब्लड के माध्यम से यूट्रस में, और यूट्रस में इट कॉजेज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स, है ना। तो यूट्राइन मसल्स का ये बार बार कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो स्टार्टिंग में ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये काफ़ी वीक होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो इंटेंसिटी है ये बढ़ती जाती है और कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसकी वजह से देयर अकर द चाइल्ड बर्थ, है ना। तो हर बार यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, then again it leads to the stimulation of the stretch receptors। impulses hypothalamus में जाती हैं, hypothalamus से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, फिर यह आकर यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है which again lead to the stretch receptors। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि देयर अकर द चाइल्ड बर्थ, है ना। तो ये जो मैकेनिज्म है ये भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से ऑपरेट होता है। Now let us discuss about the एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन, है ना। तो ये जो एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन है, ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, है ना। एंड अगेन ये न्यूरल ट्रैक्ट के माध्यम से इट रीचेज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से देन इट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जहाँ से ये अपने टारगेट ऑर्गन पर
जाता है और अपने एक्शन को परफॉर्म करता है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये जो दोनों हॉर्मोन्स हैं ये दोनों ही न्यूक्लियस में बनते हैं, लेकिन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मोर ADH। ओके, तो अगर हम वेसोप्रेसिन को देखें तो ये सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहा है, मेनली इन द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से हो रहा है, नर्व फाइबर्स ऑफ द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो रहा है, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब पोस्टीरियर लोब से अल्टीमेटली इट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम बिकॉज इट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। अब अगर हम इसका फंक्शन और रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन देखें तो मेन इसका जो फंक्शन है दैट इज it increases the reabsorption of water from the distal convoluted tubule of nephrons and collecting duct, है ना। तो ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, अब अगर हम इसका रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन देखें तो दो फैक्टर्स हैं जो कि इस हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करते हैं। पहला है डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना। तो डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब है जब भी ब्लड वॉल्यूम कम होता है ऐसी कंडीशन में, या फिर इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ECF, है ना, या फिर ब्लड की जब भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, ये दोनों कंडीशंस रिजल्ट इन स्टिमुलेशन ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स, है ना। तो हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो तब स्टिमुलेट होते हैं व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। अब इम्पल्सेस कहाँ पे जाती हैं, हाइपोथैलेमस में, और ये स्टिमुलेट करती हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को कि वो एंटी डायरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन करें, है ना। इम्पल्सेस यहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस होता है, फिर हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के माध्यम से इट रीचेज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी इस हार्मोन को रिलीज करती है इनटू द ब्लड। अब यहाँ से दिस हार्मोन रीच द किडनी। ओके, अब किडनी की जो हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स, है ना। अब अगर हम नेफ्रॉन को देखें तो नेफ्रॉन का ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, दिस इज द ग्लोमेरुलस एंड द बोमन्स कैप्सूल, जो कि आगे जाके एक लूप बनाता है जिसको हम बोलते हैं PCT, then loop of Henle, then distal convoluted tubule, collecting tubule and collecting duct, है ना। तो ये जो हार्मोन है इसका काम कहाँ पे है, कौन सी जगह पे एक्ट करता है नेफ्रॉन के, इट इज इन द DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है दिस इज द साइट जहाँ पर ये हार्मोन एक्ट करता है ना। करता क्या है ये, इट इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, है ना। तो इन एरिया से ये वाटर को वापस से एब्जॉर्ब करने का काम करता है ना। तो वाटर वापस से एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है, बॉडी के अंदर आ जाता है, इट इज एब्जॉर्ब। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो देर विल बी डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट कम होगा, देर इज इंक्रीज इन ECF, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, देर इज रिटर्न ऑफ द ऑस्मोलैरिटी टू नॉर्मल। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा था, अब जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो ऑस्मोलैरिटी है ये भी धीरे से कम होके नॉर्मल पे आएगी, एंड देयर इज मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बैलेंस, है ना, और होम्योस्टैसिस एस्टैब्लिश होगा, है ना। यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा था, लेकिन अब किडनी ने वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करके वाटर बैलेंस किया और ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश की, जिसको हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया इसका फंक्शन, ठीक है। अब एक फंक्शन और इसका होता है, दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं, वेजोप्रेसिन, है ना। तो इट इज बेसिकली अ वेजोकंस्ट्रिक्टर, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरीज करता है, एंड एज अ रिजल्ट इट कैन लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब अगर हम इसकी डेफिशिएंसी देखते हैं तो अगर ये जो हार्मोन है इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इट रिजल्ट्स इन अ डिजीज विच इज़ नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इस डिजीज में क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना। तो मोर एंड मोर वाटर इज रिलीज्ड इनटू द यूरिन, दैट मीन्स इट रिजल्ट इन पॉलीयूरिया। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। I hope you have understood this topic. Thanks for watching.